स्टूडेंट, आज हमारा डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट का लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में किस जगह होता है, क्यों क्यों होता है और कब होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे ऐसी कौन कौन सी एंजाइम होती हैं जो हेल्प करती हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन में कितने स्टेप में होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो होता है इनिशिएशन होता है, दूसरा स्टेप हमारा जो होता है इलॉन्गेशन होता है, तीसरा स्टेप हमारा जो होता है टर्मिनेशन स्टेप होता है। इनिशिएशन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन का पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको आपस में हम लोग जोड़ते हैं, उनका पॉलीमर बनाते हैं। मतलब जो हमारे डीएनए का जो चैन होता है न्यूक्लियोटाइड से मिलके उनका हम लोग इलोंगेट करते हैं, एक एक न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ते हैं। इलोंगेशन में पॉलीमराइजेशन होता है। तीसरा टर्मिनेशन, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसका टर्मिनेशन होता है, मतलब उसको स्टॉप हम लोग करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। तो पहला हमारा जो स्टेप है इनिशिएशन स्टेप, चलिए इसको आज हम पढ़ते हैं। इनिशिएशन, तो हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वह डीएनए के चाहे जिस पॉइंट से नहीं स्टार्ट होता है, एक स्पेसिफिक साइट है, स्पेसिफिक सीक्वेंस से स्टार्ट होता है। उस स्पेसिफिक साइट को हम लोग वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन बोल देते हैं। मान लीजिए हमारा इतना वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन है। और हम लोग जानते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसमें 2 रीजन पाए जाते हैं, एक 9-mer रीजन पाया जाता है, एक 13-mer रीजन पाया जाता है। मान लीजिए हमारा 9-mer रीजन है, ये हमारा 13-mer रीजन है, ये हमारा 9-mer रीजन है जो कि कहीं 5 लिखा है कहीं 4 लिखा है, ये हमारा 13-mer रीजन है, ये 3 होते हैं। ये हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अब इस 9-mer रीजन से हमारा एक प्रोटीन होता है, जैसे कि हमने बताया था पहले वीडियो में, इनिशिएटर प्रोटीन। इनिशिएटर प्रोटीन, वह इनिशिएटर प्रोटीन को हम लोग डीएनए ए भी बोलते हैं। वह इनिशिएटर प्रोटीन आके इस 9-mer रीजन से बाइंड करता है। इनिशिएटर प्रोटीन इस 9-mer वाले रीजन से आके, हमने यहाँ बना दिया, इनिशिएटर प्रोटीन इस 9-mer वाले रीजन से आके बाइंड करता है। जब इससे बाइंड करता है तो ये जो हमारा वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसका बेंडिंग हो जाता है। पहला स्टेप इनिशिएशन में क्या है, इनिशिएटर प्रोटीन आके हमारे वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन के 9-mer रीजन से बाइंड कर रहा है। जब 9-mer रीजन से हमारा इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड कर लेता है तो वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है उसका बेंडिंग होता है इस तरीके से। मान लीजिए हमारा बेंड हो गया, और बेंडिंग में ये वाला जो इतना पार्ट है, मान लीजिए 9-mer रीजन है, इतना वाला पार्ट हमारा 13-mer रीजन है। तो 9-mer रीजन से हमारा इनिशिएटर प्रोटीन अटैच्ड है। जब इनका बेंडिंग हो जाता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 ही इनिशिएटर प्रोटीन है, लेकिन जब इनका बेंडिंग होता है तो ये इनिशिएटर प्रोटीन का नंबर बढ़ जाता है, और यह नंबर बढ़ के इतना बढ़ता है कि इनिशिएटर प्रोटीन हमारा 13-mer वाले रीजन से जाके अटैच्ड हो जाते हैं। या इस तरीके से समझिए, क्या कहते हैं, इनिशिएटर प्रोटीन आता है 9-mer रीजन से बाइंड करता है, 9-mer रीजन से बाइंड करने के बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का बेंडिंग होता है, और बेंडिंग इस तरीके से होता है कि जो इनिशिएटर प्रोटीन होता है वह 13-mer रीजन वाला जो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उससे जाके अटैच हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे इनिशिएटर प्रोटीन 9-mer से ही है, लेकिन बेंडिंग होने के बाद ये इनिशिएटर प्रोटीन 13-mer वाले रीजन से भी अटैच हो गया है। अब 13-mer रीजन से जब ये अटैच हो जाता है तो एक एटीपी को है हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब एटीपी को तोड़ता है, तो उससे हमारा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है।
एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को यूज करके इस 13 वाले रीजन में लोकल अनवाइंडिंग काज करता है। लोकल अनवाइंडिंग यहाँ पे काज करेगा। लोकल अनवाइंडिंग का मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ेगा। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि 9 रीजन से बाइंड कर रहा है तो 9 से ही तोड़ना चाहिए, क्यों इसको बेंडिंग करके 13 रीजन से अटैच होकर 13 रीजन में जाके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है। 13 रीजन से में जाके हाइड्रोजन बॉन्ड को इसलिए तोड़ता है क्योंकि 13 रीजन जो होता है हमारा एटी रिच रीजन होता है, और हम लोग जानते हैं कि एटी जो होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जबकि जीसी जो हमारे होते हैं वह 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब आप ही बताइए, एटी जो जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान रहेगा कि जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान रहेगा? तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान रहेगा और उसके लिए कम एनर्जी लगेगी। इसलिए हमारा इनिशिएटर प्रोटीन जो है 13 रीजन को जाके लोकल अनवाइंड कर रहा है। हाँ, लोकल अनवाइंडिंग कर रहा है मतलब डीएनए क्या कहते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो वहाँ पे ब्रेक करेगा। जब यहाँ पे यह ब्रेक कर लेगा तो इसमें कुछ इस प्रकार का ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐसे थोड़ा सा खुला हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा। इधर हमारे अभी सब अटैच्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। इधर यहाँ पे ओपन हो गया है, मान लीजिए हमारे इनिशिएटर प्रोटीन था, इसको ओपन कर दिया है। अब जब यह थोड़ा सा यहाँ पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आता है हमारा एक हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम को हम लोग डीएनए बी भी बोलते हैं। अब हेलिकेज एंजाइम को लाने का काम किसका होता है? डीएनए सी को, सी का, जिसको हम लोग हेलिकेज लोडर बोल देते हैं। हेलिकेज लोडर मतलब मान लीजिए आप घर से कॉलेज जा रहे हैं, तो घर से कॉलेज जाने के लिए आपको किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती होगी। आप ऑटो से आते हो, बाइक से आते हो, तो आप अपने आप को हेलिकेज मान लीजिए। आप जिस मीडियम के द्वारा कॉलेज पे पहुंच रहे हैं वह आपका लोडर हो गया। तो हेलिकेज को ले आने वाले को हम लोग हेलिकेज लोडर बोल देते हैं। अब 2 हेलिकेज आते हैं, एक हेलिकेज ऊपर वाले स्टैंड से बाइंड करता है इधर, और एक यहाँ पे आके हेलिकेज बाइंड करता है, और साथ में इसके ऐसे हेलिकेज लोडर भी रहते हैं। अब यह हेलिकेज जो होगा ये भी एटीपी का यूज करता है, मतलब एटीपी को तोड़ता है और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट करता है। आप लोग जानते हैं कि एटीपी जो होता है हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स होता है। जब रेस्पायरेशन आपने पढ़ा होगा कि जो भी एनर्जी रेस्पायरेशन के दौरान रिलीज होती है वह एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। इसलिए अब हमारे शरीर में जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस होंगे, यदि उनको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो वह एटीपी को ही तोड़ते हैं। इसलिए सभी एंजाइम एटीपी को तोड़ रहे हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि क्यों एटीपी को ही तोड़ रहे हैं। तो ये एटीपी को तोड़ते हैं तो जिससे हमारा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट बनता है, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी को यूज करके यह हेलिकेज इधर जो यह वाला हेलिकेज इधर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करेगा, और यह वाला हेलिकेज इस साइड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इस उसको ब्रेक करेगा। अब जब यह ब्रेक करेगा तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आपको और खुला हुआ दिखाई देगा। ये हमारा हेलिकेज है, इसके साथ में हेलिकेज लोडर है। देखिए यहाँ पे और ज़्यादा ब्रेक किए तो यहाँ पे और ज़्यादा, मतलब यहाँ पे डीएनए का जो स्ट्रैंड है ओपन हो गया है। अब इसी स्ट्रैंड को, मतलब ये जो ओपन वाला स्ट्रैंड है आप देख सकते हैं फूला हुआ है या गुब्बारे के नुमा बना है, इसी को हम लोग रेप्लिकेशन बबल बोल देते हैं। रेप्लिकेशन बबल। यदि इसको हम इस आधे पर से काटें, इस आधे पार्ट को स्ट्रक्चर को बनाए तो हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब मान लीजिए इतना जो इतने पर से इस पार्ट को आधा काट दें, आधा पर से इसको काटें, इस वाले आधे पार्ट को देखें, इस वाले आधे पार्ट को देखें, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पे जो हमारा ओपन स्ट्रैंड है इसको हम लोग गोलाकार में दिखाया है, यहाँ पे ऐसे सीधे दिखा दिया हूँ 5 प्राइम 3 प्राइम 3 5। अब आपको यहाँ देखिए एक वाई शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यह जो वाई शेप का स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग रेप्लिकेशन
फॉर्क बोल देते हैं। यहाँ पे हमारा एल्केज है। इस स्ट्रक्चर को, जो वाई शेप का स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क बोल देते हैं। और वाट्स में इसको बोल दिया है कि जो इधर हमारा न्यूली सेपरेटेड सिंगल स्टैंड डीएनए है, पहले हमारा डबल स्टैंड था, अब यहाँ से इधर सिंगल स्टैंड हुआ, और पीछे वाला जो अनरेप्लिकेटेड डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, इस जंक्शन को हम लोग बोल देते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन फॉर्क हमारा क्या है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं आप। और यह जो जंक्शन होता है, जंक्शन होता है बिटवीन, जंक्शन बिटवीन न्यूली सेपरेटेड डीएनए, न्यूली सेपरेटेड सिंगल स्टैंड डीएनए एंड अनरेप्लिकेटेड डीएनए, यह वाटसन में दिया है अनरेप्लिकेटेड डीएनए। अब यहाँ पे जो हमारा ओपन स्ट्रैंड है, ये ओपन स्ट्रैंड जो होता है, हम लोग जानते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पे होता है। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की मतलब यदि एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमको मालूम है तो दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस हम लोग पता कर सकते हैं। और डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड हमेशा रहता है, तो यह जो ओपन वाले स्ट्रैंड है, यह फिर से रीनेचुरेशन करने लगते हैं, मतलब फिर से डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने लगते हैं, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों आपस में बनाने लगते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास एक एंजाइम, एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। वह सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आता है यहाँ पे ऐसे अटैच्ड हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको एसएसबी कहते हैं। यह एसएसबी क्या करता है हमारा, यह एसएसबी प्रिवेंट करता है फ्रॉम रीनेचुरेशन है, रीनेचुरेशन नहीं बोल सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, डबल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने से बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम डबल स्ट्रैंड कन्वर्जन। ये जो हमारा न्यूली सेपरेटेड सिंगल स्ट्रैंड बना है, इसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने से यह बचाता है, तस्वीर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इतना स्टेप हमारा पूरा था इनिशिएशन स्टेप। अब यहाँ पे हमारा एक एंजाइम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए प्राइमेज, जो कि एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है। यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज नहीं, डीएनए प्राइमेज, जो कि एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है। वह आके प्राइमर का सिंथेसिस करता है। अब उस प्राइमर का सिंथेसिस करता है, फिर उसके बाद जाके डीएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगा, अभी तक जितने भी एंजाइम या जितने भी प्रोटीन रिक्वायर हुए हैं, उन सबको प्रोटीन को मिला के हम लोग बोल देते हैं प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स। प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स मतलब प्राइमर के आने से पहले जितने भी प्रोटीन लगे हैं उन सबको मिला के हम लोग बोल देते हैं प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स। तो प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स में हमारे क्या क्या है, पहले क्या था, डीएनए ए था जिसको इनिशिएटर प्रोटीन बोलते हैं, डीएनए बी था जो हेलिकेज है, डीएनए सी है जो कि हेलिकेज लोडर है, फिर चौथा हमारा एसएसबी है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। इसके अलावा और सारे हमारे प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन होते हैं, जैसे कि डीएनए टी होता है, डीएनए जे होता है, डीएनए के होता है, प्री ए होता है, प्री बी होता है, प्री सी होता है। लेकिन इन सब का जो फंक्शन होता है वह अननोन है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा काम करते हैं, इन सब का फंक्शन अननोन है। केवल प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स में हमारा डीएनए ए बी और डीएनए सी, साथ में एसएसबी का केवल इन्हीं सब का रोल मालूम है और इन सब का रोल नहीं मालूम है। अब इलॉन्गेशन कैसे होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।